Assalamu alaikum dear readers, hopefully you all are doing well. So first of all, welcome to my channel. आज कितना टाइम हो गया, 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स बाद से एपिसोड आ रही है। सो होपफुली आप लोग इन्जॉय करेंगे। एंड आपने जो है, मैंने कहा था कि लास्ट 2 जो रिसेंट एपिसोड्स हैं वो दोबारा पढ़ लें ताकि स्टोरी माइंड में रिफ़्रेश हो जाए। सो अब जो है डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें एंड पे होंगी। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर, अस्कलम राइना शेख, किस्त नंबर 21, पार्ट नंबर 2। हेनरी ने हकीकी आंखों को हल्का सा छोटा करते स्याह रंग के अध खुले छोटे से गेट के अंदर झांका, जहां अरमान सेहन में अपने तोते के पिंजरे के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। हेनरी ने एक बार पूरे सेहन में नज़र दौड़ाई और उसके बाद बगैर आवाज़ किए दरवाज़ा खोले अंदर आया और जेब से एक रुमाल निकालते अरमान के मुंह पर रख गया। उसके होशो हवास से बेगाना होते ही हेनरी ने उसे अपने तवाना बाजुओं में उठाया और जैसे आया था वैसे ही ये जा वो जा हुआ। आए दिन अपने सफ़ेद रंग के कुर्ते के बाजू फोल्ड करता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था जब उसे फजीला बेगम और शाइस्ता हाशमी लाउंज में बैठी नजर आई। उनके चेहरे पर छाई परेशानी देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था कि यकीनन वो दोनों उसके और दामिया के मामले को लेकर परेशान है। कहीं जा रहे हो तुम? शाइस्ता हाशमी ने उससे पूछा। जी फुप्पो, वो जनाजे पर जा रहा हूँ, आयदिन ने कहा। या अल्लाह खैर, किसके जनाजे पर जा रहे हो? फजीला बेगम ने परेशानी से दरियाफ्त किया। मामा कायनात भाभी कबीर की वाइफ, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कल एक्सीडेंट में, आयदिन ने बताया तो उन दोनों को दुख हुआ। ओ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मुझे पहले बताते मैं साथ चलती, फजीला बेगम ने कहा। मुझे भी अभी ही पता चला, कबीर की कॉल आई थी, थोड़ी देर में जनाजा, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ, आपको कल ले जाऊँगा, जाकर दुआ मग़फ़िरत कराना। आयदिन ने जवाब दिया तो वहाँ में सर हिलाती जगह से उठी और उसके सामने खड़ी हुई। आयदिन बेटा, तुम जाफ़र के घर जाओ और बात करो दामिया से, ऐसे कब तक चलेगा? फजीला बेगम ने प्यार से कहा। जी मामा। आयदिन ने उनकी बात से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन चेहरे पर वीरानी छा गई थी। उसने कल भी हिम्मत करके दामिया को कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। वो जल्द से जल्द उससे मुलाकात करने का इरादा रखता था। हेनरी गाड़ी की बैक सीट पर बरजमान था, जबकि अरमान उसके पास लेटा था। वो गायब दिमागी से कभी अरमान को देखता और कभी ड्राइवर को, लेकिन जहन मुख्तलिफ कामों में उलझा था। उसने अब की बार अपनी सोचों को तर्क करते अरमान के चेहरे को गौर से देखा। उसे चेहरा किसी के चेहरे से मिलता जुलता लगा था। सोचने की बेतहाशा कोशिश के बावजूद भी वो नतीजे पर ना पहुंच पाया। वो उससे नज़रें हटाता अब खिड़की से बाहर देखने लगा जब उसका मोबाइल बजा। जुल्फ़ी कहाँ है हेनरी? स्पीकर से किसी लड़की की आवाज़ नमूदार हुई थी। हेनरी ने आवाज़ सुनते मोबाइल को कान से पीछे किया, लेकिन स्क्रीन पर जोहा सजाद का नाम देखते गहरा सांस लेता रह गया। उसको हैंडल करना मेरा काम है जोहा, तुम इन मामलात से दूर रहो, हेनरी संजीदगी से गोया हुआ। अपने भाई कासिम की मौत का बदला मैं खुद लूँगी, जोहा रौबदार लहजे में बोली। हैरत है, तुम मुसलमान लोग भी कत्लो गारत करते हो, हेनरी ने हंसते हुए तंज किया था। उसकी बात पर जोहा ने गहरा सांस भरा। वह हेनरी के नास्तिक होने के बारे में जानती थी, लेकिन फ़िलहाल वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी। खून का बदला खून, जोहा ने बात करते ही कॉल काट दी, जबकि हेनरी ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते मोबाइल वापस अपनी जेब में डाला। कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो कायनात को देखते उसका दिल कट कर रह गया। वो निढाल सी हालत में बैठ के सरहाने ज़मीन पर बैठी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। कबीर की सफ़ेद शलवार कमीज़ इस वक्त मिट्टी से भरी हुई थी। थोड़ी देर पहले तमाम मर्द हजरात जनाजा था करके आसिम साहब और रुबीना आसिम की तदफीन करके घर पहुंचे थे। कायनात को शमा बेगम ने जनाजे के बाद नींद की दवाई देकर बमुश्किल लिटाया था, लेकिन वो फिर जाग गई थी। वो कमरे में अकेली बैठी हुई थी। जरलिश, शमा बेगम और सबीका महबूब ने कई बार उससे बात करने की और उसके साथ बैठने की कोशिश की, लेकिन वो सबको यही कह रही थी कि उसे अकेला छोड़ दें। उसका जहन मुख्तलिफ उलझनों का शिकार था।
उसके माँ बाप का अचानक दुनिया से चले जाना, और फिर ये इंकशाफ कि उनकी सगी औलाद नहीं है। कबीर चंद मिनट तक खड़ा उसे देखता रहा और फिर वार्डरोब से आरामदेह शर्ट और ट्राउज़र निकालता नहाने चला गया। 10 मिनट बाद वो नहा कर बाहर निकला और कायनात के सामने घुटनों के बल बैठा। उसने हाथ बढ़ाते कायनात के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दुनिया की हर चमक, हर खुशी की बजाय उनसे आंखों में बस वीरानी छा गई हो। कायनात, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कबीर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। मैं कौन हूँ? कायनात की बेहद धीमी आवाज़ कबीर की समाज से टकराई थी। कायनात, कबीर ये बात सुनता उसके मज़ीद करीब होकर बैठा। मेरी पहचान क्या है? इंसान की पहचान उसके बाप के नाम से होती है। अगर मेरे माँ बाप वो नहीं है तो फिर कौन है? कायनात ने हिचकी भरते कहा। कायनात, मेरी बात सुने, कबीर ने एक बार फिर उसे समझाना चाहा। मैं किसकी बेटी हूँ बताए ना मुझे। कायनात ने उसकी बात सुनते चीखते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। कबीर ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगाया था। वो रोते हुए कांप रही थी। कबीर उसके बाल सहलाने लगा। मुझे जैसे ही आपकी फैमिली का पता चलेगा मैं आपको मिलवाने लेकर जाऊंगा। कबीर कुछ देर बाद गोया हुआ, जबकि कायनात जो उसके साथ लगी रो रही थी एकदम पीछे होकर उसे देखने लगी। ये बात सुनते उसका दिल कांच की तरह टूट कर बिखर गया था। मुझे नहीं मिलना उनसे। मुझे मेरे मामा पापा वापस ला दें। मेरे मामा पापा जिन्होंने मुझे चलना, बैठना, उठना, खाना सिखाया। मुझे मेरे मामा पापा वापस ला देना प्लीज़। उसने एक बार फिर फूट फूट कर रोते हुए कहा। कायनात, अल्लाह की यही रज़ा थी। वह ऐसी जगह पर जा चुके हैं जहाँ से किसी की वापसी मुमकिन नहीं। मैं आपकी ये ख्वाहिश चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता। अंकल आंटी के लिए दुआ करें। कायनात, ऐसी बातें नहीं करते। उसने एक बार फिर उसे नन्हे बच्चे की तरह बहलाया था। अब की बार कायनात बगैर कुछ बोले उसके कंधे पर सर रखे रोने लगी। माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं होता। उनके जाने का दुख इंसान की हंसी को जैसे खोखला कर देता है। जर्लिश, बेटा अपने डैड को देखो कहाँ पर है। मैं उन्हें बुलाओ, मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी है। जर्लिश किचन में दाखिल हुई जब शमा बेगम उससे मुखातिब हुई थी। वो बाहर लॉन में होंगे मम्मी, सब मेहमानों के साथ। रुखे में देख कर आई। जर्लिश कहती कि अपने कदम लॉन की जाने बढ़ा गई। लॉन में पहुँचते उसे शहाब कुरैशी नज़र आए, जो कि महबूब साहब के साथ नहवे गुफ्तगू थे। डैड, आपको मम्मी बुला रही हैं, कोई ज़रूरी काम है उन्हें। उनकी गुफ्तगू ख़त्म होते ही जर्लिश ने कहा तो शहाब कुरैशी महबूब साहब से इजाज़त लेते अंदर चले गए। जर्लिश उसके जाते ही अंदर बढ़ने लगी तो उसकी नज़र आयदिन पर उठी, जो एक दरख्त के पास खड़ा मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। जर्लिश ने 5 से 10 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अंदर चली गई। वो जानती थी उसका और आयदिन का एक होना नामुमकिन है। वह ख्याली दुनिया में रहने वाली नहीं थी। वह हकीकत पसंद लड़की थी और हकीकत को जितना जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना बेहतर है। दूसरी तरफ आयदिन ने भी मोबाइल अंदर रखते आंखें बंद की थीं। वो फजीला बेगम की बात के बारे में सोच रहा था। अब वह जल्दी दामिया से बात करना चाहता था। गलतफहमियों की डोर जितनी जल्दी कट जाए उतना बेहतर है, वरना रिश्ते ख़त्म होने मिनट भी नहीं लगाते। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी की दस्ते तलब में हूँ तो किसी की हरफ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ तुझे देख लूँ, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर ना थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाक़या कोई और है। वही मुनसिफ़ों की रिवायतें, वही फ़ैसलों की इबारतें। मेरी सज़ा कोई और है, मेरा जुर्म तो कोई और था। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाज़त नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी,
तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। स्मिथ डेविड नशे में धुत अपने कमरे के अंदर दाखिल हुए। वो इस वक्त स्याह ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट जेबतन किए हुए थे, जबकि शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले थे। उनकी आंखें इस वक्त नींद थीं। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और गिरने वाले अंदाज पे बेड पर ढह गए। उनकी आंखें बंद करते ही आंखों के सामने ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जैसे फ़िल्म की तरह चलने लगा। हेनरी, मैं और जेनी बाहर जा रहे हैं, आप चलोगे? स्मिथ डेविड की खूबसूरत नैन नकुश की मालिक बीवी क्लारा ने लाउंज में आते हेनरी से कहा, जबकि जेनिफर उनके साथ ही खड़ी थी। नो मॉम, मैं नहीं जाऊंगा। नो साला। हेनरी नफ़ी में सर हिलाते सोफे पर बैठे स्मिथ डेविड के साथ जाकर बैठ गया। उसको बाहर जाने से डर लगता था। स्मिथ डेविड और क्लारा स्मिथ इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने एक दूसरे को देखते गहरा सांस भरा। ठीक है, फिर मैं और जेनी आते हैं। थोड़ी देर तक आप डैडी के साथ बैठो और अपना ख्याल रखना। क्लारा ने उसके घुंघराले बालों में हाथ फेरा, जब जेनिफर, जो क्लारा की उंगली थामे खड़ी, एकदम स्मिथ डेविड की टांगों से चिपकी। पीछे हो जाओ, स्मिथ डेविड ने ज़रा तल्खी से कहा तो जेनिफर सहम कर पीछे हो गई, जबकि क्लारा ने उसे गोद में उठाते स्मिथ डेविड को घूरी से नवाजा, जबकि हेनरी को भी अपनी बहन के साथ अपने बाप का ऐसा रवैया चुभा था। हेनरी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला गया, जबकि स्मिथ डेविड लाउंज में बैठे मूवी देखने में मसरूफ़ थे, जब उनके फ़ोन पर उनके सेक्रेटरी की कॉल आई। सर, आपकी वाइफ की फायरिंग में डेथ हो गई और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास है, सेक्रेटरी ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था, जबकि स्मिथ डेविड के पैरों तले ज़मीन खिसकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो धाड़े थे। सर, मिस क्लारा की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनकी डेथ हो गई है, जबकि जेनिफर बिल्कुल महफूज है, सेक्रेटरी ने कहा था, जबकि स्मिथ डेविड का चेहरा खून झलकाने की हद तक सुर्ख था। फेंक दो उसे कहीं भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेटी जिसकी वजह से मेरी बीवी मर गई, स्मिथ डेविड ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते कहा। जी सर, सेक्रेटरी हैरान हुआ। मैंने कहा फेंका उसे वहीं, और अगर वो मेरे घर आई तो मेरे घर से तुम्हारी लाश निकलेगी। स्मिथ डेविड ने कहते ही फ़ोन बंद किया और सर हाथों में गिराए बैठ गए, जबकि उनके सेक्रेटरी ने उनके हुक्म की पासदारी करते जेनिफर को एक कंबल में लपेटा और बर्फ़ ठंडे मौसम की परवाह किए बगैर उस मासूम बच्ची को वहीं फेंक दिया, ये जाने बगैर कि उसकी हिफाजत और तरबियत के लिए अल्लाह आसिम साहब और रुबीना आसिम को उसके लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजेगा। 2 दिन बाद, डैडी मॉम कहाँ हैं, जेनी कहाँ हैं? हेनरी ने स्मिथ डेविड से पूछा। ये सवाल वो पिछले 2 दिनों से पूछ रहा था, लेकिन स्मिथ डेविड उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मर गई तुम्हारी माँ और बहन, तुम भी ज़ुबान बंद कर लो अपनी। स्मिथ डेविड ने उसे खुद से दूर झटकते खुद से दूर झटकते ज़िंदगी में पहली दफ़ा झड़का था। इधर आएगा, ठीक है? मैंने लगता है 2 बार लिखती। झड़का था, ठीक है? ये मैं बाद में कर लूँगी करेक्ट। हेनरी एकदम रोने लगा। उसके रोने पर स्मिथ डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अपनी मुट्ठियाँ भींचे फ़ौरन उसको गोद में उठा गए। मैं तुम्हें कहता हूँ ना हेनरी, ये दुनिया और इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं। इनसे डरते नहीं हैं, इन्हें डराते हैं। मुझसे वादा करो, मेरा हेनरी अपने डैडी की तरह स्ट्रांग बनेगा, ना कि दूसरों से डरने वाला। हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे। इन लोगों ने आपकी मॉम और जेनी को मार दिया ना, अब हम इन्हें जीने नहीं देंगे। स्मिथ डेविड ने उसके आंसू साफ करते कहा तो हेनरी उन्हें गौर से देखने लगा। उस दिन से एक मासूम बच्चा अपने अंदर एक नया बोझ उठा गया था। उसके छोटे से दिल में बल्ले की नई उमंग जाग गई थी। हाल इन सब बातों को याद करते स्मिथ डेविड उठकर बैठे और सर नीचे किए चीखे थे। वो अपनी जगह से उठे और दीवार पर मुक्कों की बरसात करने लगे। क्यों बताया मैंने हेनरी को कि उसकी बहन जिंदा है? क्यों बताया मैंने कि जेनिफर का नाम कायनात कबीर कुरैशी है? क्यों किया मैंने ऐसा? मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, मैं उसे नहीं खो सकता।
मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है, मैं उसे नहीं खो सकता। स्मिथ डेविड आपे से बाहर होते एक एक करते कमरे में मौजूद तमाम चीज़ें उठा कर फेंकते गए। इस वक्त उन्हें हेनरी को सच बताने और उसे पाकिस्तान जाने देने पर सख्त पछतावा हो रहा था। पाकिस्तान में कई ऐसे राज दफन थे जिनके मुतल्लिक ना हेनरी जानता था ना कोई और। स्मिथ डेविड को अब इस खौफ ने भी घेर दिया था कि कहीं हेनरी उन राजों तक रसाई हासिल ना कर ले। सो आज के लिए इतना काफ़ी, पास मैंने रिवील कर दिया। मज़ीद जो है मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज के और एपिसोड रिकॉर्ड करूँ कल इंशाल्लाह। जो है इससे थोड़ी कोशिश करूँगी लॉन्ग एपिसोड दूँ। और कल ही आगे एक सीन आ रहा है, किसी का मीटअप होना है, किसका मीटअप होना है या आप लोग चेक गेस करके बताना, ठीक है। बाकी आज की एपिसोड कैसी लगी रिव्यू दे के ज़रूर बताइएगा। और अब जो है रिव्यूज़ दिया करें ताकि मुझे पता चले मेरे जो रीडर्स हैं वो यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं। बीच में बात होती रही है कईयों से, मोस्टली तो यहाँ पे ही है, बाकियों का मुझे पता नहीं। और जो साइलेंट रीडर्स हैं वो भी रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर लें, मैं आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं कल नई एपिसोड के साथ। और एक जो मीटअप होना है 2 कैरेक्टर्स का, वो उस एपिसोड में, कल वाली एपिसोड में होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं। बाकी और क्या बात करनी थी, हाँ बाकी मैं बात करनी थी कि नोवेल मैं लिख लिया था, तो लिखते हुए मैंने यूँ ही मतलब एक सीन लिखती थी और फिर दोबारा रीड कर लेती थी कि कहीं कोई मिस्टेक ना। बट ये जो है ना डिटेल में मैंने प्रूफ रीड नहीं किया हुआ और ना ही फ़िलहाल टाइम है कि मैं करूँ, क्योंकि मैं आजकल जो है एक नया नोवेल लिख रही हूँ। शॉर्ट नोवेल है, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग मैं बाद में एपिसोडिक ही लिखूँगी, तो वो मैं लिख रही हूँ आजकल। उस वजह से थोड़ी मैं उसमें बिज़ी होती हूँ, डेली के 3-4 सीन्स उसके लिखती हूँ। तो फिर मुझे अभी प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं मिल रहा। प्रूफ रीडिंग मैं बाद में एक ही बार करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी अगर आपको कोई इमला की मिस्टेक नज़र आए, मैं कोशिश करूँगी वीडियो एडिट करते हुए उसको ठीक कर दूँ, या इतनी वैसे होंगी नहीं, आज भी 1-2 जगहों पे थी, बस इतनी नहीं होंगी, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मुझे अगर कहीं नज़र आए तो मैं उसको पहले ही एडिट कर दूँ ताकि आप लोग इजीली रीड कर सकें। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अल्लाह हाफ़िज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।